यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो के अंदर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो है वो एग्जाम जो है एनटीए नेट का जो पेपर है हमारा वो अगस्त के अंदर होने वाला है। तो अगस्त के अंदर लगभग 12, 13, 14 तीन डेट जो है हमारी अगस्त की आई हुई है और उन 3 डेट्स के ऊपर जो है हमारा कॉमर्स का पेपर जो है वो कभी भी हो सकता है। कॉमर्स का या मैनेजमेंट का जो भी स्ट्रीम्स के रह गए हैं वो कभी भी हो सकता है। तो हम ये मान के चले हैं कि हमारा पेपर जो है वो मान लीजिए 12 तारीख को ही है। अभी 12 अगस्त को हमारा जो है वो एग्जाम है। अब उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 100 सीरीज। टॉप 100 सीरीज के अंदर मैं हर वीडियो के अंदर आपको 100 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कराऊंगा। पेपर 1 के भी, पेपर नंबर 2 के भी, पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट सबके हम लोग जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हर यूनिट के प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन 2012 से लेकर के 2021 तक जितने भी एमसीक्यूज है हर यूनिट में, चाहे वो आईबी है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे ऑडिटिंग है, चाहे फाइनेंस है, चाहे स्टैट्स है, चाहे लीगल एस्पेक्ट है, मैनेजमेंट है, एचआरएम है, ओबी है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है या टैक्स है, हर यूनिट के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आपके 2012 से लेकर के और 2021 तक प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए वो सारे के सारे हम लोग जो है अपने टॉप 100 सीरीज के अंदर जो है वो सोल्व करेंगे। पैटर्न क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन में आपको क्लासरूम के अंदर जो है वो सोल्व कराऊंगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए जो है मिलेगा। जैसे आज की वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चन को जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 101वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप सभी बच्चों को जो है वो मुझे कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके हिसाब से 101वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो हर वीडियो में हर सब्जेक्ट के हम लोग जो है 101 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट का सिर्फ 101 ही करना है, नहीं, मतलब ये है एक वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर 101 क्वेश्चन हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे और उन 101 क्वेश्चन में से 100 का सॉल्यूशन और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा किसके लिए बोलो, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको क्विज के तौर पे। ओके, फिर आप उसका आंसर देंगे और जो नया वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो कल मैं डालूंगा उसके अंदर आपको जो है वो जो एक क्वेश्चन मैं आपको आज के वीडियो में जो होमवर्क दे रहा हूं वो उसका मैं सॉल्यूशन आपको वहां पे सोल्व करा दूंगा। ओके जी सर, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप बस अपना फोन लेके बैठो, फोन जो है वो लगाइए, ठीक है, ईयरफोन लगाइए फोन के अंदर और बस कुछ भी नहीं, डायरेक्टली बस आप लेके बैठो उसको और 100 क्वेश्चन जल्दी जो है वो लगा लो, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। लगभग चीजों को मैं साथ क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ, थोड़ा फास्ट टेक पे चलेगा क्योंकि अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए मैं एग्जाम के टाइम पे जरूर करवाता हूं ये, ताकि अब यहां पे अब वक्त आ गया कि आप क्वेश्चंस को भी साथ में करें। कंटेंट जो आप करेंगे वो आपको पूरा करके जाना है, रिवीजन अच्छे से कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये जो क्वेश्चन है मोर देन सफिशिएंट है। वैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी जो और क्वेश्चंस आईबी के या किसी भी सब्जेक्ट के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप जाके जो है जो पुराने वीडियोस हमने डाल रखे हैं वो आप देख लेना एक बार। लेकिन ये जो वीडियोस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस की, ये आप जरूर लगा के जाना, हर उसका क्या बोलते हैं, हर स्ट्रीम्स का, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की वीडियो हम डालेंगे इसके अंदर, पेपर 1 के 10 सब्जेक्ट के और पेपर नंबर 2 के 10 सब्जेक्ट का। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये जरूर करके जाए, पेपर के लिए बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना। और रिपीट होते हैं काफी बार क्वेश्चन, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ लेकिन उसकी कुछ ऑप्शंस आ गए, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है रिमेनिंग उनको भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके दूं। बाकी थोड़ा सा फास्ट टैग पे चलेगा, तो बस आप डायरेक्टली ईयरफोन लगा के बैठना और जल्दी क्वेश्चन को ड्रैग करके जो है देखते रहना। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा, सोल्यूशन वाला जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो उससे पहले अगर आपको रिवीजन करना हो तो आपको मेरा वीडियो लगाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली बस आप ड्रैग करके जो है वो क्वेश्चंस देखें और आपका सारा का सारा रिवीजन जो है वो कई बार हो जाए, ठीक है ना। तो पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार जो है क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। ओके जी सर, बाकी रिवीजन वीडियोस भी अब जो है वो कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी एग्जाम को लगभग अपने 23-24 दिन जो हमारे पड़े हैं, तब तक के लिए डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन जो मैं डालूंगा वो जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ भी ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, इतना भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और जो रिवीजन वीडियोस है वो पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार जरूर लगा जाना, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट सारे के सारे माइंड के अंदर फिट हो जाएंगे। ओके जी सर, तो अभी हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे हमारे 100 क्वेश्चन आईबी के। क्या पैटर्न रहने वाला है, तो 2012 से लेकर के 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आए वो सारे के सारे हम क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके हाँ जी, तो एक ही जगह पे आपको यूनिट वाइज, सबसे मेन बात तो ये है, यूनिट वाइज एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कोई बुक लेने का, जो बहुत बच्चे जो है वो क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक लेते हैं, तो कोई भी बुक लेने की आपको जो है जरूरत नहीं है।
ऑथेंटिक, सारे के सारे क्वेश्चन का जो आंसर है पूरा ऑथेंटिक है, सारे क्रॉस चेक करके हमने जो है एक्सप्लेन इसके अंदर करे हैं, तो आप उसको लगाइए ब्लाइंडली, उसके ऊपर फेथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस होंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क का है, आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कसम है तुमको जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना जी सर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका फेवरेबल कब होगा? अगर हमें पता है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल तब होता है जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इंपोर्ट ज़्यादा हो नहीं, इंपोर्ट अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाएगा। तो सेकंड जो ऑप्शन नहीं है। थर्ड, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो अगर हम अपनी मनी को, अपनी करेंसी को अगर डीवैल्यू करते हैं तो हमारी करेंसी सस्ती हो जाएगी, और करेंसी के सस्ता होने पर हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते होंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट का, डेट इज द डी ऑप्शन। डी का मतलब जो है वो क्या हो गया, बोथ ए एंड सी। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, बोला विच वन इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। इनमें से कौन सा आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है? आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्या क्या? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बिल्कुल करता है। एंश्योर करता है बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, यस। फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, नो। ये इसका जो है ये फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये इसका जो है वो मेन काम नहीं है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना, टू फाइनेंस द प्रोडक्टिव एफर्ट, ये इसका मेन पर्पस नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये काम जो है वो किसका है, आपका पीस टाइम रिक्वायरमेंट के लिए जो है ये काम है आपका वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा सेकंड का, डेट इज द सी। तो फर्स्ट का जो है वो आपका क्या था, डी। सेकंड का हो गया आपका सी। थर्ड क्वेश्चन, ईपीसीजी। ईपीसीजी जो है वो एफटीपी के अंदर भी पढ़ते हैं। ईपीसीजी जो है वो किसको डिनोट करता है? ये एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये एक स्कीम है बेसिकली, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो इसका आंसर जो बना वो डेट इज द सी। आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन द फॉलोइंग मैच कोरस्पोंड टू द मेंबर एंड द ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ द सार्क। तो जो अपना साउथ एशियन एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसके आपको मेंबर्स और ऑब्जर्वर बताने हैं। तो आपको मालूम है कि सार्क जो है उसके अंदर टोटल मिला के 8 जो है वो तो अपनी क्या है, मेंबर कंट्रीज हैं, और कुछ हमारे ऑब्जर्वर हैं। तो 8 जो मेंबर कंट्री है वो कौन कौन सी हैं? 8 मेंबर कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। तो ये तो इसका पार्ट है, यस। तो ये तो होगी कौन, मेंबर। अब ऑब्जर्वर जो है वो कौन कौन से हैं? तो ऑब्जर्वर के अंदर जो है वो आते हैं अपने ईरान, चाइना, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ये। तो आंसर जो बनेगा डेट इज द सी। तो फर्स्ट जो है वो हमारे मेंबर्स है और ऑब्जर्वर हमारे ये सब है। इसके बाद आएगा जी आपका विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एएससीएम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एशियान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपने इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस जो है वो जितने भी अपने इंडिया में डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस हैं तो उन सभी डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस को जो है ये क्या करता है, गवर्न करने का काम करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी। आगे फिर आता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी कंप्राइज विद विच फोर ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेशनल लिक्विडिटी जब हम बात करते हैं, देखो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है हर कंट्री का जो बेसिकली सेंट्रल जो बैंक होता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है, या फिर हर कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है ना, वो क्या करती है, वो इंटरनेशनल करेंसी के या इंटरनेशनल लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जो है वो इंटरनेशनल करेंसी के रिजर्व अपने पास में मेंटेन करती हैं। तो वो जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो वैसे ये वाला जो टॉपिक है ये हमने बिजनेस फाइनेंस के अंदर अपना डाला हुआ है, जो अपना 10th चैप्टर है ना उसके अंदर ये आपको मिलेगा। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर आता है एक तो आपका गोल्ड हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सही बात है सर, ये इसका जो है वो पार्ट है। एक उसमें गोल्ड हेल्ड बाय फैमिली, नहीं सर ये इसका पार्ट नहीं है। फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये इसके अंदर आता है। मिनरल वेल्थ नहीं आता। एसडीआर स्पेशल टोइंग रेट, यस ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट है। बोरोविंग फैसिलिटी, अगर हम बात करें बोरोविंग फैसिलिटी का, ये इसका पार्ट नहीं है। एनआरआई एफडीआर नहीं आता है। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल अंडर स्वैप एग्रीमेंट, ये इसका पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और एट्थ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ इज द सी ऑप्शन। चलो जी आगे। फिर बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की मेन इंपोर्टेंट बॉडी जो है वो कौन कौन सी है, तो डब्ल्यूटीओ की मेन इंपोर्टेंट बॉडी में एक तो आएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यस, नाफ्टा का पार्ट नहीं है। एक है टीपीआरबी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यस, इसका मेन का मेंबर कंट्री की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना है। एशिया इसका पार्ट नहीं है। काउंसिल फॉर ट्रेड इन ट्रेड, यस ये इसका मेन पार्ट है। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक, ये इसका पार्ट नहीं है। काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यस टिप्स इसका पार्ट है। गेट, गेट जो है वो डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं है, क्योंकि गेट तो वो था, गेट को सब्स्टिट्यूट करके जो है वो क्या बना, डब्ल्यूटीओ। तो आंसर जो बनेगा 7th का, डेट इज द सी।
चलो जी आगे 8 विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फिनांस, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फिनांस का सोर्स नहीं है। डब्ल्यूटीओ से जो फंड मिलता है, ये डब्ल्यूटीओ से जो फंड मिलता है एक्सटर्नल फिनांस का सोर्स नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है फंडिंग करने का काम नहीं करता। ये बेसिकली जो है वो क्या करता है, डब्ल्यूटीओ का मेन पर्पज जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करना होता है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे तो आंसर ये ए हो गया। बाकी ये यहाँ इन सब से आप जो है पैसे इकट्ठा कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से, एक्सपोर्ट क्रेडिट से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सब से। तो 8 का जो आंसर बनेगा डेट इज द ए। चलो जी आगे 9 विच वन इज कॉल्ड ब्रिटन वुड ट्विंस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रिटन वुड ट्विंस जो है वो कौन सी है। 1944 के अंदर ना एक मीटिंग हुआ था ब्रिटन वुड्स के अंदर, और वहां पे 2 इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। तो 27 दिसंबर 1945 को 2 बॉडीज, लिख देता हूं मैं, 27 दिसंबर 1945 को 2 बॉडीज जो है वो सेटअप किया गया। एक था आपका आईएमएफ और एक था कौन सा, आईबीआरडी। तो आईएमएफ इज अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो 9th का जो आंसर बनेगा डेट इज अ सी। आगे 10th अंकटाड, अंकटाड जो है वो क्या है। तो अंकटाड अगर बात करें तो ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी। चलो जी आगे फ्लो फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट, फ्लो फॉरेन लोन, आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट है वो किसको अफेक्ट करते हैं। तो फॉरेन लोन और पेमेंट जो है वो आते हैं आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलो जी आगे कंसेशंस मेनली मल्टीनेशनल इन कैरेक्टर केम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, तो अगर मान लो आप जो है वो दूसरे नेशंस के साथ में जो है वो क्या करो, ट्रेड कर रहे हो, और आपने ट्रेड करते हुए अगर उनको क्या दे दिया, कंसेशन दे दिया, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है जी जनरली किसके अंदर, आपके रेसिप्रोसिटी में। किसमें, रेसिप्रोसिटी। और रेसिप्रोसिटी ये बोलता है अगर ट्रेड करते हुए एक मेंबर कंट्री ने अगर आपको कंसेशन दिया तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको क्या देंगे, क्रॉस कंसेशन देंगे, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। चलो जी फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करें द वन विच इज नॉट ए कमर्शियल काउंटर ट्रेड, इनमें से कौन सा कमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है। तो क्लासिक बार्टर काउंटर ट्रेड आता है, काउंटर परचेस काउंटर ट्रेड है, प्री कंजम्पशन काउंटर ट्रेड है, लेकिन बायबैक एग्रीमेंट ये जो है वो आपका कमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है। तो आंसर आएगा क्या, डी। आगे इफ द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इन ए कॉल ऑप्शन इट इज रेफर टू एज, पहली बात कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन में अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, स्पॉट प्राइस ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ आज का रेट, और स्ट्राइक प्राइस का मतलब जो है वो क्या होता है, सर स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जिस रेट के ऊपर जो है वो क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट वाला जो प्राइस होता है वो होता है आपका स्ट्राइक प्राइस। तो अगर मान लो स्ट्राइक प्राइस था, कॉल ऑप्शन में आपके पास क्या रेट होता है, कॉल ऑप्शन में आपके पास परचेज का रेट होता है। तो आपने जो परचेज का रेट था वो था कितना, 90, और जबकि मार्केट में उसी प्रोडक्ट का जो रेट है वो क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो चीज आज मार्केट में 100 की है और वो मुझे मेरे पास राइट है कि मैं उसको 90 में परचेज कर सकता हूं, तो मुझे 10 रुपए का क्या है फायदा। तो फायदा जो होता है वो उसको बोलते हैं इन द मनी। तो हमारे पास राइट है 90 में परचेज का, जबकि रेट जो है वो क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। तो 10 का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं इन द मनी। तो आंसर जो बनेगा 14th का डेट इज बी, इन द मनी। चलो जी आगे 15 आइडेंटिफाई द आइटम दैट डज नॉट इंक्लूड अंडर द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सी आइटम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। सर्विसेज करंट अकाउंट में आता है, नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी यूनिटेड ट्रांसफर हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम, फैक्टरी इनकम, ये सब जो है करंट अकाउंट के अंदर आता है। ये और ना ये भी ध्यान रखना, करंट अकाउंट के अंदर आपके पास 2 तरह की ट्रांजेक्शन आती है, एक आती है विजिबल आइटम और एक आती है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम, जो इनविजिबल आइटम है ना उसके अंदर आती है ये 3, सर्विसेज हो गया, उसके अंदर आता है यूनिटेड ट्रांसफर और उसके अंदर आता है आपकी फैक्टरी इनकम। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहला कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की अगर बात करें तो ये दिया था डेविड रिकार्डो ने। उसके बाद में जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दिया था आपका गोटफ्राइड हैवलन ने। फिर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है ये दिया था आपके किसने, हेक्सर ओलिन ने। और डॉक्टर रेसिप्रोकल डिमांड दिया किसने, जेएस मिल ने। तो आंसर जो बनेगा 16th का डेट इज सी। चलो जी 17th आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री, में से कौन सा जो है वो डिसइक्विलिब्रियम नहीं है। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम होता है, सेक्युलर होता है, स्ट्रक्चरल होता है, सेक्टरल ये डिसइक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, डी। चलो जी दी पार्टिसिपेंट हु टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट इन डिफरेंट मार्केट आर नोन एज, वो पार्टिसिपेंट जिनको एडवांटेज मिलता है डिफरेंट एक्सचेंज रेट का डिफरेंट मार्केट में, उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्बिट्रेजर। ये क्या करता है, जिस मार्केट में करेंसी सस्ती चल रही है वहां से परचेज करेगा और जहां पे महंगी चल रही है वहां पे सेल करने का काम करता है। आगे द लाइबिलिटी ऑफ द ऑप्शन बायर इज लिमिटेड इन करेंसी ऑप्शन मार्केट, बोलता है करेंसी ऑप्शन मार्केट में जो ऑप्शन बायर होता है ना उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑप्शन बायर की लाइबिलिटी होती है सिर्फ प्रीमियम पेमेंट की, उसके बाद उसकी विल पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे चाहे तो ना करे। असर्शन एकदम ओके है। रीजनिंग बोलता है ऑप्शन बायर नीड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ द एक्सचेंज रेट इज नॉट फेवरेबल फॉर हिम, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बायर जो है उसके पास में क्या होता है, ऑप्शन बायर के पास में राइट होता है, और राइट क्या है,
उसके बाद राइट है कि अगर उसको लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट उसके फेवर में तो ही वो एग्जीक्यूट करेगा, अनलेस वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको लैप्स भी कर सकता है। तो दोनों बातें जो है वो क्या है आपकी सही है। तो 19th का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा सी, बोथ असर्शन रीजनिंग आर करेक्ट। आगे 20th, एंड एमएनसी जो मेंटेन करती है बैलेंस बिटवीन द होम मार्केट एंड द होस्ट मार्केट ओरिएंटेड, वो किस अप्रोच को लेके चलती है? तो वो लेके चलती है आपका जियोसेंट्रिक, जो हमने पढ़ा था ना ईपीआर दी, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रेजियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक फॉर्म जो है वो क्या करती है, वो बैलेंस मेंटेन करके चलती है बिटवीन द होम मार्केट एंड द होस्ट मार्केट। आगे मेन फीचर ऑफ द ट्रिम्स, ट्रिम्स की अगर बात करें ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, इनके जो मेन फीचर है वो कौन कौन से हैं? पहला, ऑल रिस्ट्रिक्शन द फॉरेन एक्सचेंज इंपोज, नहीं सर बिल्कुल नहीं। ट्रिम्स तो बल्कि ये बोलता है कि फॉरेन कैपिटल के ऊपर लगने वाले जितने भी रिस्ट्रिक्शन उनको हटाना है, इंपोज नहीं करना बल्कि हटाना है, तो पहला नहीं है। आगे नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। रिस्ट्रिक्शन और रिपेट्रिएशन उसको भी एलिमिनेट कर दिया है, बिल्कुल। अब आप दूसरे कंट्री में जाके पैसा कमा के अपने कंट्री में सेंड कर सकते हो, ये भी सही है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रीली अलाउड है, यस। नो लिमिट ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 इज द कहां गया बे 21 का बी, 21 का बी बनेगा। चलो जी आगे 22nd, ट्रिप्स रिक्वायर। 22nd जो है वो क्या बोलता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ट्रिप्स की बात करते हैं तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्कोप ऑफ न्यू पेटेंट डिजाइन, बिल्कुल सही बात है। ट्रिप्स के अंदर आपको जो है वो क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, किस का आपका नॉलेज होना चाहिए, नए पेटेंट डिजाइन का, यस। दूसरा बोलता है पेटेंट प्रोटेक्शन विल बी एक्सटेंड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन बायोलॉजिकल एंड द माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्लांट वैरायटी, ये बात भी सही है, लेकिन इसका जो है वो ऊपर वाले से जो है वो कोई लेने देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए और आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, तो आंसर बनेगा ए। आगे 23rd, पॉसिबल इंपैक्ट जो है डब्ल्यूटीओ का ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट पड़ा। पहला, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन बढ़ी है, नहीं सर डब्ल्यूटीओ के आने से बल्कि रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है। सेकंड हैंड कार विल बी इंपोर्ट, यस। सेकंड हैंड कार जो है वो अब आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। देयर विल बी डंपिंग ऑफ चाइनीज गुड्स, बिल्कुल सही बात है। डब्ल्यूटीओ ने जो है वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटवाने का काम किया, जिससे चाइना ने अपने गुड्स बहुत सारी इंडिया के अंदर भेजी है, यस। इंक्रीज पॉपुलेशन, नो। चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, नो। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, यस। अगर बाहर से जो है वो सस्ता सामान इंडिया के अंदर आएगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इसके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो 23 का जो आंसर बनेगा डेट इज सी। चलो जी 24, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एबोलिश करता है क्रॉस नेशनल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन की वजह से जो है वो क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इज एन इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। अगर ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी हो जाती है, मतलब ये है कि अगर मान लो दूसरा नेशन आपके पास में ही है, ठीक है, तो उससे इंटीग्रेशन उतना ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे नेबर कंट्रीज है ना उनके साथ में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो आंसर बनेगा यस, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, बोल तो बोथ असर्शन रीजनिंग आर करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट, मैचिंग करना है फ्री ट्रेड। ये आपको यहाँ पे जो है वो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दे रखे हैं 4 तरह के और यहाँ पे उनके एग्जांपल बता रखे हैं, तो थोड़ा क्रैम कर लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले है जी आपका एफटीए है जी आपका ये ईएफटीए, ये जो है वो एग्जांपल है किसका, एफटीए का। फिर है जी आपका कस्टम यूनियन आपका मर्कोसुर कस्टम यूनियन का पार्ट है। ओईईसी की अगर बात करें तो ये है आपका मार्शल प्लान, और कॉमन मार्केट यूरोपियन यूनियन, ये आपकी क्या है, कॉमन मार्केट है। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो देख लीजिएगा एक बार। आंसर जो बनेगा इसका 25 का, वैसे ये यूरोपियन यूनियन अब तो पॉलिटिकल यूनियन का जो है वो मतलब पॉलिटिकल जो आपका इंटीग्रेशन है उसका पार्ट हो गया, ठीक है। खैर ये जो क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर ये आपके ऑप्शन जो है वो बैठते हैं। तो आंसर जो बनेगा 25 का डेट इज CADB। आगे 26 बोलते हैं ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है एडवांस के अंदर द एक्सचेंज रेट टू बी यूज बट इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज द फॉरवर्ड, बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया, रेट आज डिसाइड हो गया, लेकिन पेमेंट डिलीवरी कब होगा, फ्यूचर डेट पे होगा, बिल्कुल सही बात है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है एक्सचेंज रेट जो है वो एडवांस में फिक्स कर दिया जाता है, ये सही है, लेकिन ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो आपके स्टैंडर्ड नेचर के होते हैं, उनमें लोड साइज होता है और उसी लोड में ही आपको उनको परचेज या सेल करना होता है। तो असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजनिंग के अंदर जो है वो क्या बोल रहे हैं ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेसिफिक करेंसी, ये ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिक करेंसी के होते हैं, स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है, बिल्कुल उनका लोड साइज जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ये स्टैंडर्डाइज नेचर के होते हैं। तो इस दोनों बातें सही है और जो रीजनिंग है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो 26 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे
27 आउट ऑफ विच फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आईएमएफ, इनमें से कौन सा आईएमएफ का जो है वो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है? पहला, ये प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, ये बिल्कुल करता है। ये क्रिएट करता है स्टैंड बाय रिजर्व, हाँ जी बिल्कुल क्रिएट करता है। ये प्रिंट करता है इंटरनेशनल करेंसी नोट को, नहीं सर इसका ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन सर ये एसडीआर तो इशू करता था, भाई एसडीआर जो है वो पेपर करेंसी, उसको पेपर गोल्ड बोलते हैं बट वो पेपर करेंसी नहीं है, ठीक है ना। फिर ये एस्टेब्लिश करता है मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, यस। ये मेंटेन करता है ऑर्डरली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यस। ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, नो। तो आंसर जो बनेगा 27 का, डेट इज सी। आगे 28 बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो प्रोवाइड करती है कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्री शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स और इंपोर्ट करती है कैपिटल इंटेंसिव, उसको क्या बोलते हैं? वो है आपका लियोन्टिव पैराडॉक्स। लियोन्टिव पैराडॉक्स ने जो है वो क्या किया था, यूएस के अंदर स्टडी किया और यूएस के अंदर उसने ये पाया कि यूएसए जो कि क्या है, यूएसए जो कि एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, वो बल्कि लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करा था और कैपिटल इंटेंसिव का इंपोर्ट करा था। तो ये हो गया आपका पैराडॉक्स, जिसको बोलते हैं लियोन्टिव पैराडॉक्स। आगे Which of the following is not a form of economic integration in the context of the intra-regional trade? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है? कस्टम यूनियन होता है, यूरोपियन यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन बिल्कुल, ये इसका पार्ट नहीं है। आगे क्रोलिंग पैक सिस्टम जो है वो क्या होता है? क्रोलिंग पैक सिस्टम जो है वो आपका हाइब्रिड है, किसका? फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज का। आंसर आएगा सी। इसके अंदर जो है वो क्या रहेगा कि एक क्रोलिंग पैक के अंदर बेसिकली जो है एक लिमिट, एक बैंड दे दिया जाएगा। जैसे जो है वो आपको ये बता दिया 10% का बैंड दे दिया। मान लो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो ये बता दिया $1 इज इक्वल टू ₹50, तो 10% का बैंड कितना हो गया? ₹5 हो गया। तो मतलब 50 में ₹5 ऐड कर लो, ₹5 लेस कर लो, तो आपका जो साइज बनेगा वो क्या बनेगा? 45 और 55। इस 45 और 55 के अंदर अगर ये घूमता रहे तो चलेगा कौन सा? ये चलेगा जी आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम। और अगर वो कभी घूमता घूमता 45 को या 55 को अगर ऐड कर गया और टच कर गया तो फिर यहाँ पे जो है वो आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी जो है बीच में आ जाएगी और वहां पे चलेगा आपका कौन सा? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपका जो क्रोलिंग पैक होता है उसके अंदर बेसिकली आपको जो है एक बैंड दे दिया जाएगा, उस बैंड के अंदर आपका एक्सचेंज रेट घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अपर या लोअर लिमिट को टच कर गया तो फिर बीच में मॉनेटरी अथॉरिटी आके जो है वो क्या करेगी? अपना जो है इंटरफेयर करती है। तो ये क्रोलिंग पैक है। तो क्रोलिंग पैक जो है वो क्या है? इट मीन्स ये हाइब्रिड है किसका? फिक्स एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिफाई करो मोड विच इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक अलायंस। इनमें से कौन सा ऐसा मोड है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक अलायंस होती है? वो है आपका जॉइंट वेंचर। चलो जी आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अमाउंट टू द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर। इनमें से कौन सा एक्सप्रेस करता है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन? इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कैसे कैसे लगती है? तो पहला करेंसी कंट्रोल से, बिल्कुल सही बात है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगती है। अगर आप ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगेगा? नो। टैरिफ कट, अगर आप टैरिफ को कट कर देंगे तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगती है? नहीं सर, बल्कि उससे तो आप बढ़ जाएगा। और अगर आप टैरिफ लगाओगे, बिल्कुल, अगर टैरिफ लगाएंगे तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इंपोर्ट नॉन टैरिफरी, अगर आप नॉन टैरिफरी लगाओगे तो भी आपका इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। बोले तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ इज बी ऑप्शन। तो 32 का हो गया बी। आगे 33 इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। देखो एक कंपनी इंटरनेशनलाइजेशन होती है तो उसके लिए 5 उसके पास में मोड होते हैं। सबसे पहले वो डोमेस्टिक कंपनी होती है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बनेगी, फिर मल्टीनेशनल, फिर ग्लोबल, फिर ट्रांसनेशनल। तो इसको जो है वो आपने देखना है। तो इसके अंदर ऑप्शन बनेगा डी। सबसे पहले कंपनी जो है वो क्या? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के बाद मल्टीनेशनल, फिर बनेगी ग्लोबल, फिर ट्रांसनेशनल। तो 33 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका? डी। आगे 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल रिजर्व जो एक कंट्री अपने पास में होल्ड करके रखती है उसका पार्ट नहीं है? एसडीआर होता है रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, ये इसका पार्ट है। मॉनेटरी गोल्ड, यस। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरनेशनल रिजर्व का पार्ट नहीं है। आगे अब यहाँ पे आपको जो है मैचिंग करना है। तो सबसे पहले अंकटाट जो है किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। फिर डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या? जनरल, डब्ल्यूटीओ में जो काम करने वाली अथॉरिटीज है जनरल काउंसिल। फिर ट्रिम्स की अगर बात करें ये है किसके लिए? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। और आईटीसी जो है वो क्या? वो है किसके लिए? बेसिकली यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है ये। तो 35 का जो आंसर रहेगा इट इज ए। चलो जी आगे ड्यूटी लेवी ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इज रेफर टू एज। जो ड्यूटी लेवी हुई है किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ द गुड्स के ऊपर। मतलब अगर ड्यूटी लगती है वैल्यू के बेस पर तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी एड वैलोरम ड्यूटी। चलो जी आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड इन द करंट अकाउंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट के अंदर आता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में क्या आता है? पहला, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रोड, बोलो ये करंट अकाउंट में आता है क्या? जी सर, क्योंकि ये गुड्स है तो करंट अकाउंट के अंदर विजिबल इनविजिबल दोनों तरह की आइटम आती है, ठीक है। गुड्स आती है, गुड्स का सेल परचेज आएगा, मतलब गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर आएगा और फैक्टर पेमेंट आएगा। दूसरा, सेल ऑफ, ये तो इसका पार्ट है, सेल ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट, ये भी इसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट में सर्विस भी आती है। वर्कर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, अगर वर्कर बाहर से पैसा कमा के इंडिया भेजेंगे, फैक्टर इनकम का पार्ट है, वो भी इसका पार्ट है। सेल ऑफ कॉपीराइट टू फॉरेनर, ये इसका पार्ट नहीं है क्योंकि कॉपीराइट हमारे लिए एसेट्स है और वो इसके अंदर नहीं आएगा। एफडीआई, तो ये भी आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा 37 का, डेट इज ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो जी आगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आईएमएफ असिस्टेंस, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एलडीसी को, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे, मतलब जो आपका आईएमएफ है ना वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज को भी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी इनमें से असिस्टेंस है जो स्पेशली किसके लिए? एलडीसी के लिए, मतलब लेस डेवलप कंट्री के लिए है। तो वो कौन सी है? वो है जो आपका कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सी। आगे बोलता है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेविट थीसिस का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया भी है। लेविट थीसिस का मतलब होता है जब आप स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं टू रिस्पोंड टू द वर्ल्ड वाइड होमोजेनाइज मार्केट एंड एक्सपेंड द मार्केट थ्रू अग्रेसिव लो प्राइसिंग। तो आंसर आएगा इसका 39 का ए। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज इंटरनल हेजिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा इंटरनल हेजिंग टेक्निक है? तो जब अगर मान लो आप करेंसी फॉरेन करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो एक्सपोजर होता है ना आपका, जो फॉरेन एक्सपोजर करेंसी एक्सपोजर होता है, उसको डील करने के लिए जो इंटरनल हेजिंग टेक्निक है वो है आपका लीडिंग और नेटिंग। तो आंसर जो है वो क्या? सी आएगा। वैसे लीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम जब हमने कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करा 1 महीने बाद, लेकिन अपने को घबराहट हो रही है कि यार कभी फ्यूचर में रेट बढ़ना जाए तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं? एडवांस में पेमेंट कर देंगे। तो पेइंग एन ऑब्लिगेशन, आपने कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करना इन एडवांस। और नेटिंग के अंदर क्या है? ये एक मेथड है हेज करने का, करेंसी रिस्क को बाय ऑफसेट करते हैं एक्सपोजर इन वन करेंसी विद एक्सपोजर द सेम और अनदर सिमिलर करेंसी। तो यहाँ पे हम नेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक करेंसी रिसीव होनी है, एक पे करनी है, तो उनको हम नेट ऑफ कर लेंगे। तो ये दोनों टेक्निक है, इन दोनों टेक्निक की मदद से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसको जो है हेज करने का काम करता है। तो 40 का आंसर इज द सी। आगे, बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। देखिए बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है ना। तो बोलते हैं बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट का जो है वो अलग अलग कंट्री में अलग नाम है। विच कंट्री कॉन्ग्लोमरेट आर कॉल्ड कैबोल्स। ये कैबोल्स जो है ये बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है कहाँ पे? साउथ कोरिया। पहले तो बता दूं इसका आंसर जो है वो क्या? साउथ कोरिया है, ठीक है। 1960 के अंदर जो है इस वर्ड को यूज किया गया। तो बोलता है इट रेफर टू बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो ओरिजिनेट हुआ कहाँ पे? साउथ कोरिया में। ये क्रिएट करता है ग्लोबल मल्टीनेशनल विद ह्यूज इंटरनेशनल ऑपरेशन, इट ओन कंट्रोल मैनेज बाय द सेम फैमिली या डेंसिटी जनरली डेट ऑफ द ग्रुप फाउंडर। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या? बी। तो साउथ कोरिया के अंदर जब दो कंपनीज आपस में जो है वो क्या होती है? मर्ज होती है। तो वहां पे एक वर्ड हम यूज करते हैं डेट इज कैबोल्स, ठीक है ना, कैबोल्स जो भी है। आगे, Which of the following is not ensured to the consumer in the globalization? बोलता है इनमें से कौन सा not ensured to the consumer को ensure नहीं होता, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो वहां पे कंज्यूमर इनमें से कौन से पॉइंट पे एंश्योर नहीं होता? पहला, लोअर द प्राइसेस। बिल्कुल सही बात है सर, लोअर प्राइस से लोअर हो जाएंगे। अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो सस्ती गुड्स बाहर से अपनी कंट्री में आएंगी, सिलेक्शन बेटर हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे, क्लियर हो जाता गुड्स एंड सर्विस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा इनमें से कौन सी मेड इन इंडिया और कौन सी आपकी मेड इन अब्रोड है। तो ये है इसका सी ऑप्शन। आगे, इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है? तो देखो दो तरह के ट्रेड बैरियर से, एक है आपका टैरिफ, एक है नॉन टैरिफ। तो आपके यहाँ पे जो नॉन टैरिफ बताना आपको, कोटा हो गया, इंपोर्ट बैन हो गया, ये सब जो है वो क्या आपके नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। तो आंसर आएगा बोथ। आगे, मैच करना आपको इनमें से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो किस अकाउंट की है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका? करंट अकाउंट। तो विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन का जो है वो एग्जांपल है, ठीक है जी। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है जी। इसके बाद में यूनिलेटरल पेमेंट जो है वो ये रिपेट्रिएशन हो गया, ये यूनिलेटर, इसके बदले में कुछ आपको पेमेंट नहीं करना। और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट की अगर हम जो है वो क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये रिजर्व फ्रॉम द रिजर्व जो है आपके फॉरेन कंट्री में, तो ये आपके क्या है? ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट है। तो आंसर जो बनेगा 44 का डेट इज सी। आगे आइएगा, एक मिनट रुको। कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट और रिपेट्रिएशन, एक मिनट रुको।
यहाँ पे आपका ये तो विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो गया करंट अकाउंट का पार्ट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गया आपका ए का तो हो गया 4, बी का आपका फर्स्ट ऑफिशियल कैपिटल, ठीक है। यूनिलेटरल पेमेंट जो है वो रिपेटेशन ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट हो गया, रिजर्व फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हाँ ठीक है, 44 का जो आंसर बनेगा डेट इज द सी ऑप्शन। चलो जी 45। फिर ये आपकी कुछ स्कीम थी, अब तो वैसे ये नहीं चलती क्योंकि अब तो अपने जो FTP है उसके अंदर स्कीम है कौन सा MEIS और एक है कौन सा SEIS। तो ये थोड़ा सा लेकिन क्रैम कर लो कि आपका पेपर में दोबारा पूछ ले। वैसे तो ये एबोलिश हो गई है, ठीक है ना। खैर मैं बता देता हूँ आपको, जो ये विशेष कृषि उपज योजना थी ये थी बेसिकली किसके लिए आपका, तो बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको बढ़ाने के लिए जो है एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, वो था आपका विशेष कृषि उपज योजना, ठीक है। उसके बाद में है जी आपका जो EPCG थी, ये जो स्कीम इंडियन टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ एक्सपोर्टर। DFRC स्कीम जो है वो थी बेसिकली किसके लिए, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री फ्यूल के लिए। और DEPB जो स्कीम थी वो थी ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ये तो 45 का आंसर जो है वो क्या है, डी। चलो जी 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक की इनमें से कौन सी एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल मिला के 5 एजेंसी आती है, ठीक है। तो एक है आपका IBRD, एक है आपका IDA, एक है आपका मिग्गा, एक है IFC और एक है ICSID। तो मिग्गा इसका पार्ट है, ICSID इसका पार्ट है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ये आपके वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। आगे मैचिंग करना चाहिए आपको। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये आपका 1992 के अंदर। इसके बाद में जो है वो EFTA ये आपका 1960 के अंदर। उसके बाद कैरिबियन कम्युनिटी कैरिकम जो है ये आया आपका 1973 के अंदर। और उसके बाद ये जो सार्क था ये बना 1985 में। तो आंसर जो बनेगा 47 का इट इज बी। 48 द इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है WTO का वो क्या है। WTO के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्री, नहीं सर ये तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द मेंबर कंट्री, यस ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में फिर जो है वो क्या बोलता है, टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड, यस। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, यस। टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विस, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। ये चारों जो है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, WTO का। आगे फ्रेंचाइजी क्या है। फ्रेंचाइजी जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर बेसिकली जो क्या करते हैं, हम लीज करते हैं एक प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए एक अपना राइट टू यूज द फॉर्म सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। तो आंसर जो बनेगा 49 का डेट इज ए। तो फ्रेंचाइजी के अंदर बेसिकली हम लोग फ्रेंचाइजी दे देंगे, अपना जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है उसकी फ्रेंचाइजी हम दूसरे पर्सन को दे देंगे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। चलो जी आगे। यूएसए असर्शन बोलते हैं यूएसए रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट कंट्री। बिल्कुल सही बात है, यूएसए स्टार्टिंग के अंदर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट कंट्री था। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो यूएस के पास में जो है वो आया। तो ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना 2008-9 के अंदर, इट कॉज रिडक्शन ऑफ ग्लोबल FDI फ्लो टू प्लेस टू यूएसए। और जब ग्लोबल क्राइसिस हो गया था 2009 के अंदर तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया था कि जो FDI बाहर से यूएस के अंदर जा रही थी वो अब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो रीजन जो है वो क्या बोलता है कि क्राइसिस की वजह से जो है वो ये क्राइसिस की वजह से जो है वो क्या हो गया था, क्राइसिस की वजह से जो है वो अब वहां पे FDI आना क्या हो गया, बंद हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। आगे एज पर द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो साउथ एशियन का ये साफ्टा जो था ऑफ द सार्क, द मेंबर कंट्री को ये बोला गया कि वो अपनी ड्यूटी को जो है वो क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। मेंबर कंट्री जो है अपनी ड्यूटी कट डाउन करेगी 15% से 2006 तक। तो आंसर जो है इसका बी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे GST की बात की गई, पहले GST समझा दूं। GST द जनरल सेलिंग एजेंट। देखो अगर आपको कभी भी जो है वो अब्रॉड में जाके जो है वो कोई भी क्या करना है, बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करना है, ठीक है। तो आप खुद से जाओगे तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, आपको वहाँ की नॉलेज ना मिले। तो हम क्या करते हैं, हम उस कंट्री में जिस भी कंट्री में हम जाना चाहते हैं, लाइक मैं US में जाके काम करना चाहता हूँ तो मैं US के अंदर एक पर्सन को ढूंढूंगा, उस पर्सन का नाम रहेगा GSA, डेट इज द जनरल सेलिंग एजेंट। वो जनरल सेलिंग एजेंट जो है वो क्या, वो कोई फ्रीलांसर होगा या कोई भी एक एजेंसी होगी जो ऑफर करती है सेल्स एंड मार्केटिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड टीम। उनके पास स्पेशलाइज्ड टीम होती है और वो टीम की मदद से मुझे जो है वो सेल्स और मार्केटिंग सर्विस जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं। दे आर द एक्सपर्ट इन मार्केटिंग लैंडस्केप एंड ऑलरेडी हैज स्ट्रॉन्ग टाइज एंड रिलेशनशिप विद द वेरियस ब्रांड बिजनेस। तो ये GS से ये काम करता है, मतलब फॉरेन नेशन के अंदर बेसिकली हमको जो है एक पर्सन मिल जाएगा, उस पर्सन को मैं GS से बोल दूंगा और वो मुझे जो है फॉरेन के अंदर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको दिलवाने का काम करेगा, या मुझे वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है उसको सेटअप करवाने का क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अब इसके बेस पर GSC के बारे में कुछ बातें बताएंगे, वो बताना कौन सा सही है कौन सी गलत है। पहला,
बोलता है जीएस से अलाउ करता है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज को कि वो एंटर करे इनटू एक्टिविटी दैट माइट नॉट कॉस्टली एंड रिस्की टू परस्यू ऑन इट्स ओन। बिल्कुल सही बात है, जीएस से जो है वो ये बोलता है ऐसी एक्टिविटी जो रिस्की नहीं है तो आप अपने एंड से भी परस्यू कर सकते हो। जीएस से डज नॉट अलाउ ए फर्म टू एनहांस इकोनॉमिक स्केल, गलत, जीएस से ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलता। जीएस से डज नॉट अलाउ ए फर्म टू बाईपास एंट्री बैरियर इनटू टारगेट फॉरेन कंट्री, बिल्कुल गलत, ऐसा जीएस से नहीं बोलता। जीएस से अलाउ करता है फर्म को कि वो एक्वायर करे पार्टनर नॉलेज, ये बात बिल्कुल सही है। जीएस से एक फर्म को अलाउ करता है कि वो जो है वो कोई भी नॉलेज है उसको गेन करनी है वो गेन कर सकती है। तो 52 का आंसर जो है वो बनेगा क्या, फर्स्ट। आगे 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम ऑफ द 6 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये वैसे अब क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। 6 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो क्या होता है, हांगकांग के अंदर ना 2005 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका क्या आउटकम निकल गया है। हालांकि अब तो ये खत्म ही हो गया, ठीक है ना, तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है वो ए है। आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बस। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो है फंक्शन नहीं है। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, जहां पे फॉरेन करेंसी को आप सेल परचेज कर सकते हो, जहां पे डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो है वो रेट क्या होता है डिसाइड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो है वो फंक्शन नहीं है। तो हैजिंग, उसका हैजिंग कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, क्रेडिट फंक्शन आप ले सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन कर सकते हो, लेकिन स्टेबलाइजेशन फंक्शन ये जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कभी भी जो है एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज जो है वो नहीं करती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मार्केट फोर्सेस पे, और मार्केट फोर्सेस जो है वो क्या, डिमांड एंड सप्लाई। चलो जी आगे बोलता है असर्शन रीजन दिया गया, द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएटिंग द इंडियन रूपी लेट्स टू लेस कंपटीशन फॉर इंडियन फ्रॉम इंपोर्ट। तो ये जो बात है ये बिल्कुल क्या है, सही है। अगर आप अपने इंडियन करेंसी को जो है वो क्या डेप्रिशिएट कर दोगे तो उससे जो है वो क्या होगा, तो बोलता है उससे लेस कंपटीशन होगा इंडियन फर्म को फ्रॉम इंपोर्ट से। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और हम बाहर से अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। असर्शन एकदम सही है। फिर बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग द इंडियन रूपी रिजल्ट इन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द इन्फ्लेशन। अगर आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपका कम हो जाएगा। नहीं सर, अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन जो है हमारी कंट्री के अंदर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 55 का जो आंसर ये मतलब जो रीजनिंग है वो क्या है, फॉल्स है। तो 55 का आंसर क्या बनेगा, डी। आगे 56, एफआईए डू नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड एंटिटी। एफआईए जो है वो अनलिस्टेड एंटिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये बात जो है वो क्या गलत है, वो अनलिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, एफआईए कैन नॉट इन्वेस्ट एट द टाइम इनिशियल अलॉटमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर एफआईए चाहे तो इनिशियल अलॉटमेंट के अंदर भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आंसर जो बनेगा 56 का दैट इज द डी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आगे बोलता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ए प्रोजेक्ट इज नोन एज टर्न की प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्यों टर्न की क्यों बोलते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसर जो है वो पहले ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा और जब काम पूरा हो जाएगा तो वो उसकी जो ऑपरेटिंग जो प्लांट है ना उसकी की को हैंडओवर करके चला जाएगा किसको, लाइसेंसी को। तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्न की। तो टर्न की प्रोजेक्ट यही होता है आपका। आगे आपको यहाँ पे मैचिंग जो है वो करना है। तो सबसे पहले ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो है आपका क्या, वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जेनेवा के अंदर जो है वो क्या, डब्ल्यूटीओ जेनेवा। एंड लोन टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए बॉडी बनी हुई है वर्ल्ड बैंक की, कौन सी, आईएफसी। आईएफसी इज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 58 का जो आंसर बनेगा दैट इज द थर्ड। आगे बोलता है असर्शन द मेंबर कंट्री, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को क्या बोलता है, बोलता है कि मेंबर नेशन जो है कंसिस्टेंटली फाइंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में अप्रोच द वर्ल्ड बैंक। अगर मान लो एक मेंबर कंट्री है और वो लगातार बीओबी एडवर्स बीओबी को फेस कर रहा है तो क्या वो पैसा मांगने के लिए या अपने क्राइसिस को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक पे जाता है, नहीं सर वो जाता है आईएमएफ पे। तो असर्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन क्या बोल रहे हैं, मेंबर नेशन जो फेस करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस कैन अप्रोच द आईएमएफ सीकिंग रिड्रेसल। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगर कोई भी मेंबर कंट्री जो है वो एडवर्स बीओपी को फेस करता है तो वो आईएमएफ के पास में जाता है। तो 59 का जो आंसर बनेगा दैट इज द थर्ड। चलो जी आगे बोलते हैं इन कंप्यूटेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बीओपी। जब आप ओवरऑल बीओपी निकालते हो तो वो कैसे निकलता है, ओवरऑल बीओपी जो निकलता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। और इसके साथ एक और भी आता है एरर एंड ओमिशन अकाउंट। तो ये बात ध्यान रखना, 60 का 1। आगे द इंस्ट्रूमेंट चूजन फॉर एनहांसमेंट द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए आईएमएफ ने जो है वो क्या किया, उसने एक करेंसी को एस्टैब्लिश किया जिसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। आगे फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और आपको बताना इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। पहला, परचेज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। नहीं सर, परचेज अगर करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, कोई भी डेरिवेटिव अगर परचेज करें तो उसे लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। तो ये आपका ये मतलब ये भी ट्रू नहीं है। आगे करेंसी फ्यूचर को ट्रेड किया जाता है ऑन एन एक्सचेंज इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, जो फ्यूचर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम उसको
एक्सचेंज करते हैं, तो ये बात सही है, तो ये मतलब नॉट ट्रू, मतलब ये ट्रू है, ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। दूसरा, डिफॉल्ट रिस्क जो है कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के अंदर वो हाई होता है फॉरवर्ड के मुकाबले, गलत, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, तो उनके अंदर हम लोग जो है वो एडवांस के अंदर ही मार्जिन रखवा लेते हैं, तो डिफॉल्ट रिस्क वहां पे जो है वो क्या होता है, कम रहता है बल्कि, ठीक है ना, तो ये दोनों बातें जो है वो ट्रू नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 62 का, दैट इज द सेकंड, ए एंड सी। आगे 53, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करो ट्रेडिंग ब्लॉक इन द वर्ल्ड एंड चूज द करेक्ट कोड। आपको बताना इनमें से कौन कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक है, मतलब कौन कौन से वो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो आपको जो है वो यहाँ पे बताना है कौन कौन सा है। यूरोपियन यूनियन है, नाफ्टा है, सार्क है, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट है ये, और सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम यूनियन ये भी है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। ये सारे जो है वो क्या है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। आगे, एनी कंट्री कंसिस्टेंटली फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंसी कैन अप्रोच। कोई भी कंट्री जो लगातार एडवर्स बीओपी को फेस करे तो वो अप्रोच करेगी इसको, आईएमएफ को। आगे, काउंटर ट्रेड का मतलब जो है वो क्या होता है, काउंटर ट्रेड एक बायलेटरल ट्रेड होता है, ठीक है, जहां पे वन सेट ऑफ गुड्स इज एक्सचेंज, एक सेट ऑफ गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है दूसरे सेट ऑफ गुड्स में, एंड सेलर प्रोवाइड बायर विद डिलीवरी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 65 का 1। आगे, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट वो है जो मार्केट मूवमेंट्स के बेस पर, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो है वो क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। तो बोलता है फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मार्केट फोर्सेस दैट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी। 66 का बनेगा 1। आगे 67, a practice of selling a commodity in a foreign market at a price lower than the domestic price and even at the equal to the cost of production to capture the foreign market is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप जो है फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो सामान को बेचोगे वो भी बिलो द प्राइस जा करके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डंपिंग। क्या बोलते हैं, डंपिंग। आगे, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट जो है इंडिया से, अब तो ये 2013-14 वाला तो हटाओ, अब करंट की बात करते हैं अगर, तो करंट के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ, यूएस से। तो इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ पे हुआ है, यूएस के अंदर हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहला एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जो है यूएस, दूसरे पे यूएई, तीसरे पे चाइना, फिर बांग्लादेश, फिर नीदरलैंड, फिर सिंगापुर। तो फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो इंडिया से हुआ है वो किस कंट्री को हुआ है, यूएस को हुआ है। आगे, मैचिंग करना आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले है सेबी। सेबी की अगर हम जो बात करते हैं तो सेबी क्या है, रेगुलेटर है किसका, सेकेंडरी मार्केट का। उसके बाद में आएगा जी आरबीआई। आरबीआई जो है वो क्या, एड ऑफ ट्रेजरी बिल ये संभालने का काम करता है, मतलब जो आपकी मनी मार्केट है उसमें। फिर एसटीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंडरी मार्केट ट्रेजरी बिल इसके लिए, और ओटीसीआई जो है वो स्मॉल कंपनीज के लिए एक्सचेंज बनाया गया है, ठीक है ना। तो 69 का जो आंसर है वो क्या है, सेकंड, ओटीसीआई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अच्छा, एक ये है, वैसे अब तो इसका पार्ट नहीं, ये बेसिकली जो लेबर यूनियंस है उनका वो था, उनकी मैचिंग जो है वो बता रही है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनकी मैचिंग जो है बता रही है। आंसर डायरेक्टली बताता हूँ, ये तो वैसे आपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आप देख लेना है एक बार, ठीक है ना। इसका आंसर सेकंड है, ये बॉडीज हैं, इनको डेवलप किया गया था। आगे, असर्शन जो है वो कुछ बोलती है 71 में, देखो ये क्या बोलता है, अमेंडेड पेटेंट एक्ट, मतलब पेटेंट एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया, इन कंप्लायंस विद डब्ल्यूटीओ इट प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट एज वेल एज द प्रोसेस पेटेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये बात बिल्कुल जो है वो क्या है, सही है, मतलब यही किया गया कि पेटेंट एक्ट को अमेंड करके, और अब जो पेटेंट का टाइम पीरियड है उसको 20 साल कर दिया। असर्शन ओके है। रीजन बोल रहा है, अंडर द पेटेंट may be granted to an invention which means a new product or service involving an inventive step and capable of industrial application, a technical advance over the existing knowledge। रीजनिंग भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो 71 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, थर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्या था भाई, 71 का थर्ड। हाँ, फिर 72 जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एलिजिबल फॉर क्रिएशन द राइट एज पर डब्ल्यूटीओ मैंडेट। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है किन किन को आप जो है वो क्या करवा सकते हो, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज एलिजिबल है किसके लिए, आईपीआर के लिए, तो वो कौन कौन सी है वो देखना है अपने को। तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका आप आईपीआर करवा सकते हो, यस। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का, यस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नो। जनरल बुक सीट डिजाइन बैंड का, यस। तो आंसर जो बनेगा 72 का, डेट इज द थर्ड, ABD। चलो जी आगे, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड जो एरिया था, अब वैसे तो इसकी जगह पे यूएसएमसी आ गया, तो बोलता है नाफ्टा जो है 1994 के अंदर आया था, और किन कंट्रीज ने मिलकर जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया था। तो नाफ्टा को एस्टेब्लिश करने वाले थे यूएस, मैक्सिको और कनाडा, सेकंड। अब इसकी जगह वैसे यूएसएमसी आ गया, ध्यान रखना। अब कॉमन मार्केट क्या है, कॉमन मार्केट इज वन वेयर जहां पे क्या होता है, कस्टम यूनियन भी आएगा और साथ में क्या आएगा, फ्री इंट्रा यूनियन मूवमेंट होगा फैक्टर प्रोडक्शन का। तो 74 का जो है बनेगा क्या, थर्ड। आगे, मैस्ट्रिच
ट्रीटी जो है वो किया गया था किसको एस्टेब्लिश करने के लिए, यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया, और मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की गई थी और उसकी वजह से जो ईयू सेटअप में जो है एस्टेब्लिश किया गया। आगे आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको जो है बताना है, करेक्ट कोड बताना है आपको। सबसे पहले कंपनी विद लो कैश रिजर्व, जिस कंपनी के पास में कैश ज्यादा नहीं होता वो लाइसेंसिंग मोड को यूज करती है एफडीआई के मुकाबले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप बाहर जाके खुद एफडीआई करोगे तो बहुत सारे पैसे की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास उतना कैश नहीं है तो जनरली कंपनी जो है वो क्या कहते हैं, लाइसेंसिंग मोड को यूज करती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बोलता है जो कैश रिच फर्म होते हैं नॉर्मली प्रेफर करते हैं एफडीआई को, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, नॉर्मली बोल दिया, ठीक है ना। तो जनरली जिस कंपनी के पास में अच्छा कैश पड़ा होता है ना तो वो जनरली क्या करती है, एफडीआई को ही प्रेफर करती है। तो आंसर जो बनेगा 76 का, डेट इज द फर्स्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर बीपीओ, जो आपका बीपीओ होते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। तो बीपीओ जो है अनेबल करता है एग्जीक्यूटिव टू कंसिडर स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेफालतू के जो भी काम होते हैं वो सब बीपीओ को सौंप देते हैं, तो हम अपना पूरा फोकस स्ट्रेटजी पे करते हैं, ये तो इसका पार्ट है, फीचर है। दूसरा, इट इंप्रूव प्रोसेस एंड सेव मनी, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर इट डिक्रीज ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, गलत, इससे ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी डिक्रीज नहीं बल्कि इससे ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो 77 का जो आंसर बनेगा डेट इज द थर्ड। आगे 78, मेजर आउटकम जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया गया उसका जो मेजर आउटकम निकल के है वो क्या था, वो था कि हमने जो है आईएमएफ और आईबीआरडी को क्या किया, एस्टेब्लिश किया। फोर्थ, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक बोरोविंग, तो वर्ल्ड बैंक बोरोविंग की कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मतलब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वर्ल्ड बैंक से अगर आप बोरोविंग करते हो। पहला, इट बोरो इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, यस, वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक को जो पैसा चाहिए वो कहां से लेगा, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से, यस। इट बोरो इन द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, हाँ जी, यहां से बोरो करता है, ये बोरो करता है अंडर द डिस्काउंट पर प्रोग्राम, यस। तो आंसर क्या बनेगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपका फॉल्स है। पहला, आईएफसी जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की एक एंटिटी है, उसको एस्टैब्लिश किया 56 में, यस। दूसरा, आईएफसी एनकरेज करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं सर, आईएफसी को जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया गया, आंसर इज सेकंड। आगे, द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अगर आपने ट्रांसफर करना है ना तो उसके लिए जिस मेथड को यूज करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में उसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टरिंग इंटरनेशनली, इनमें से कौन सा बार्टर का पार्ट नहीं है। तो पहला, बार्टरिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, बार्टर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ जी सर, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है। बार्टर कैन बी एक्सपेंसिव, होता है। बार्टर इज ए टाइप ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नो सर, बार्टर के अंदर बेसिकली गुड्स का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये इसका जो है वो पार्ट नहीं है। आगे, असर्शन दे रखी है, बोलता है क्या, देखो, बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन इन मोर रिसेंट ईयर एट ए फास्टर पेस इन द ग्लोबल प्रोडक्शन, ये बात बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो लगातार जो है वो क्या हुआ है, बहुत ही फास्टर पेस से बढ़ा है। फिर बोलता है ग्रोथ जो है थ्रू ट्रेड हैज इंक्रीज बट ग्रोथ थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज नॉट, नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है कि ट्रेड से जो है वो भी ग्रोथ जो है बढ़ी है, और जो एफडीआई से जो है वो ग्रोथ वो क्या है, बल्कि ज्यादा हुई है हमारी। तो असर्शन एकदम आपकी करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग जो है वो इसकी क्या है, गलत है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। आगे, आइडेंटिफाई करो इंटरनेशनल एमएनसी फ्रॉम द फॉलोइंग, अब यहां पे आपको बताना आईओसीएल जो है आपका ये जो आईओसीएल हो गया और आपका जो एसबीआई हो गया और आपका टाटा स्टील हो गया, भारत पेट्रोलियम, ये सब जो है वो क्या आपकी एमएनसी है, इनका एक से ज्यादा नेशन के अंदर जो है वो काम है, तो इसका आंसर 4 है, देख लेना एक बार। आगे 85 क्या बोलता है, बोलता है लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री गवर्न हाउ बोथ द कंट्री टैक्स अर्निंग, लीगल एग्रीमेंट जो है वो ये बताएगा ये दो कंट्री जो कैसे एक दूसरे पे टैक्स लगाएगी, ये बात बिल्कुल जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट में बताया जाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर जो क्या उसका टैक्स सिस्टम क्या रहने वाला है। फिर बोलता है इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिटरमाइन करता है हाउ एंड वेदर कंपनी कैन ऑपरेट इन द सर्टेन लोकल एरिया में, ये बात बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो बताएंगे कि आप कैसे दूसरे नेशन के अंदर जाके अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इशू फॉर विच द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन बिटवीन 2 और मोर कंट्री, इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसका, ऑफ एन इशू फॉर विच एन एग्रीमेंट हैज नॉट बीन मेड बिटवीन 2 और मोर कंट्री, भाई इनमें से कौन से इशू के ऊपर जो है दो से ज्यादा कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल एमिशन, ये एग्रीमेंट उनके बीच में हो सकता है। डीप सी माइनिंग इन द नॉन कोस्टल एरिया, ये बात बिल्कुल सही है, नॉन कोस्टल एरिया में अगर आप जाके जो है माइनिंग करते हैं तो वहां पे आप जो है दूसरे, क्योंकि अगर आप नॉन कोस्टल एरिया में मतलब अपने नॉन कोस्टल एरिया में अगर जाके माइनिंग करेंगे तो आपको जो है दूसरे नेशन से परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। हाँ, प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके लिए एग्रीमेंट कर सकते हो। बैन द यूज ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड, इसके लिए जो है वो एग्रीमेंट हो सकता है। आगे,
एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट बोलती है एफआईआई डू नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी। एफआईआई जो है वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते, गलत इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई कैन नॉट इन्वेस्ट एट द टाइम इनिशियल अलॉटमेंट। आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपकी रॉन्ग है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। 87 का फर्स्ट। आगे फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ द एशियान। एशियान की इनमें से कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है? सिंगापुर मेंबर कंट्री है, मलेशिया मेंबर कंट्री है, वियतनाम मेंबर कंट्री है, थाईलैंड मेंबर कंट्री है। तो आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ये चारों मेंबर कंट्री थी। आगे फिर आपको मैचिंग करना है यहाँ पे सार्क। सार्क जो है अफगानिस्तान जो है लेटेस्ट जुड़ा था किसमें? सार्क में। एशियान की अगर हम बात करते हैं तो ये है फिलीपींस। फिर ईयू यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये हंगरी जुड़ा नया, और कनाडा जो है वो पार्ट है किसका? नाफ्टा का। तो 89 का जो आंसर बनेगा डेट इज थर्ड। आगे 90 विच अमंग द फॉलोइंग आर क्रिटिसिज्म गिवन अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। इनमें से कौन से क्रिटिसिज्म है जो दिए गए हैं किसके लिए? डब्ल्यूटीओ के लिए। तो वो कौन कौन से ऐसे क्रिटिसिज्म है वो बताए। पहला, भाई डब्ल्यूटीओ क्यों खराब है? पहला बोलता है डब्ल्यूटीओ डेमोक्रेटिक नहीं और ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि डब्ल्यूटीओ में बड़े नेशन की गलती है और उसकी पॉलिसी जो है वो डेमोक्रेटिक नेचर की नहीं है। तो ये सही है। फिर इसके अंदर डिनोमिनेशन होता है रिच कंट्री का, ये बात भी सही है। ये एनकरेज करता है रेस टू द बॉटम बाय वेजेस बाय पिटिंग वर्कर अगेंस्ट ईच अदर रादर देन प्रोमोटिंग द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लेबर स्टैंडर्ड। ये बात बिल्कुल सही है। और इट इज सीकिंग टू प्राइवेटाइज एसेंशियल पब्लिक सर्विस। ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो 90 का वो क्या? 4। ये चारों ही क्रिटिसिज्म है। इन चारों के अंदर डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या है? गलत साबित होता है। मतलब क्रिटिसिज्म है ये, भाई ये गलतियां हैं या ये खराब चीजें हैं जिसको डब्ल्यूटीओ सपोर्ट कर रहा है। आगे डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओइंग टू। अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या हो रही है? आपकी डेप्रिशिएट हो रही है। तो कब करती है डेप्रिशिएट? अगर मान लो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या होता है? हाई होता है, या इंटरेस्ट रेट अगर हाई होता है ना, तो उसकी वजह से आपकी जो करेंसी है वो क्या करती है? डेप्रिशिएट करती है। तो 91 का आएगा 3। आगे 92 कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो स्टैटिक इन नेचर करेक्टर होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। और ये बता रखा है इसका रीजन जो है वो क्या है? रीजन ये है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी होती है ना वो बेस्ड है फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ये बात भी बिल्कुल सही है, तभी तो उसको स्टैटिक इन नेचर बोलते हैं। तो रीजनिंग करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रही है। तो 92 का जो आंसर बनेगा इट इज द 4th। आगे 93 एक्सचेंज कंट्रोल। ये है आपका एक्सपोर्टर को सरेंडर करना पड़ता है फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक को। ये एक्सचेंज कंट्रोल है। एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, उस पर कंट्रोल है। फिर ट्रेड पॉलिसी मेजर आपका ये एनहांसिंग द एक्सपोर्ट बाय द ग्रांटिंग सब्सिडी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग के अंदर जो है वो क्या आएगा आपका? जब बैंक रेट जो है वो रेज कर दे तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा पैसे का। क्रेडिट का जो आपका सप्लाई है, मनी सप्लाई, वो कम हो जाएगी। फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, जब फॉरेन करेंसी रेट जो है वो क्या हो जाए? फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी हो जाती है। तो 93 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका? फर्स्ट। आगे विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द आईपीआर। इनमें से कौन सा आईपीआर से क्लोजली जुड़ा हुआ है? तो वो है जी आपका टेस्ट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आगे व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आईडीए। इनमें से कौन सा आईडीए के बारे में बात जो है करेक्ट नहीं है? पहला, अर्थक्वेक जो है 2015 में, तो आईडीए ने नेपाल को हेल्प किया था रिबिल्ड करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आईडीए का नाम है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये मेंबर कंट्री जो भी गरीब नेशन है उनको डेवलपमेंट पर्पस के लिए पैसा देती है। ए सही है। आईडीए रैंक ऐसा हाईएस्ट परफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। बिल्कुल। आईडीए सब्सिडरी बैंक है आईबीआरडी का। बिल्कुल। इंडिया ने प्रोक्योर किया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन लिया आईडीए से? नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। तो आंसर जो बनेगा 95 का वो क्या बनेगा? 95 का दैट इज द 3rd। ये इसके बारे में जो चीज सही नहीं है। आगे एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2015-20 की जो है उसमें 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस को के लिए क्या कंडीशन है? 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस को बोलेंगे जिसने इस साल और इससे पहले के 2 सालों के अंदर कम से कम 100 मिलियन यूएसडी का क्या किया? ट्रेड किया। तो आंसर जो बनेगा 96 का वो क्या? फर्स्ट। वैसे ये बता दिया 3, 2500, 500, 2000 का कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो अगर 3 मिलियन यूएसडी का सिर्फ एक्सपोर्ट करके दिया तो 1 स्टार है। 25 मिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट करके दिया 2 स्टार। 100 मिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट किया 3 स्टार। 500 मिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट किया 4 स्टार। और 2000 मिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट किया तो उसको बोलेंगे 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। चलो जी आगे। अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की एडिशनल पोर्ट जो अलाउड किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो कौन सा था? एक था आपका कैलिकट एयरपोर्ट, एक था आपका एरोकोनम आईसीडी। तो आंसर इसमें क्या? ए है, राजकोट नहीं था, एरोकोनम आईसीडी था। तो ए हो गया और सी, ए और सी दैट इज द फर्स्ट। 3 थे, कैलिकट एयरपोर्ट और ये एक विशाखापट्टनम में था साथ में, ध्यान रखना। चलो
98 क्या बोलता है? बोलता है अंडर द फेमा द रिसीवर ऑफ द लॉन्डर्ड मनी इज टू बी मेड कल्पेबल। मतलब जो रिसीव करेगा ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा जो पर्सन रिसीव करेगा वो, बल्कि उसके लिए उसको जो है वो कल्पिट माना जाएगा, उसको दोषी माना जाएगा इंस्टेड ऑफ सेंडर डिस्ट्रीब्यूटर। असर्शन बिल्कुल जो है वो क्या है जी, आपकी करेक्ट है। फिर बोलता है कि फेमा डिफर है फेरा से विद रिगार्ड टू पेनल्टी एंड पनिशमेंट। ये बात भी बिल्कुल क्या सही है, क्योंकि अगर पहले फेरा के अंदर क्या था कि जो पर्सन पैसा भेजता है वो दोषी था, लेकिन फेमा के अंदर जो पर्सन पैसा रिसीव करेगा उसको दोषी ठहराया गया। इसीलिए फेमा जो है वो अलग है किससे, फेरा से। तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है, और जो रीजनिंग है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो 98 का आंसर क्या बनेगा, थर्ड। आगे 99 एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये है किसके लिए, इसमें रीपेमेंट पीरियड है 4 से 10 साल का, ठीक है जी। इसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट फैसिलिटी, रीपेमेंट पीरियड 3 से 5 साल का। सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी जो है आईएमएफ का, इसके अंदर पीरियड है कितना, 2 से 5 साल। और पॉवर्टी पीआरजीटी जो है उसके लिए कितना है, 10 साल का। तो आंसर जो बनेगा 99 का, डेट इज द फर्स्ट। आगे विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द डब्ल्यूटी। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है, किसके रिगार्ड में, डब्ल्यूटी के रिस्पेक्ट में। तो आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है जी, करेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बोलता है डब्ल्यूटीओ जो है वो इनिशिएट WTO ने इनिशिएट किया पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर कंट्री टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड। WTO ने इनिशिएट किया है पीस प्रोसेस को, तो ये बात जो है वो क्या है, गलत है। दूसरा एक मिनट रुको, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द WTO। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है WTO की रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, चलो WTO कोऑपरेटिव विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू WTO। पहला WTO ने इनिशिएट किया पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर कंट्री टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड। ये बात तो एकदम सही है, WTO ने अभी पीस प्रोसेस लेके आया हुआ है। वो जो सब्सिडी वाला जो पंगा चल रहा है ना, उसके ऊपर WTO ने पीस प्रोसेस जो है वो लागू करवा रखा है। जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक जो पीस प्रोसेस है वो चल रहा है, तो ये सही है। फिर WTO अवॉइड करता है टास्क ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग द मेंबर कंट्री। अवॉइड करता है, नहीं सर अवॉइड नहीं करता, बल्कि WTO ने तो स्टार्ट किया हुआ है। WTO जो है वो जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है उनको सेटलमेंट करवाने का काम करता है। WTO एडमिनिस्ट्रेट करता है ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म को, यस, जो ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म है WTO उसको जो है वो क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। मतलब जो TPR भी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, उसके लिए WTO कोऑपरेट करता है इन एन एप्रोप्रिएट मैनर विद द IMF और द वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल WTO जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ में कोऑपरेट करके चलता है, तो D भी इसका पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ACD। इसको सही कर लेना, ACD आएगा, ठीक है, फोर्थ। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको अब ये करके अब मुझे बताना है वो है क्या, 101वां क्वेश्चन। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, ये बताना है। पहला, बायर ऑप्शन हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा, ऑप्शंस हैव हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू द ऑप्शन राइटर। ऑप्शन आर एक्सरसाइजेबल ओनली बाय द ऑप्शन ऑफ बायर्स ऑफ ऑप्शन, एंड बायर्स ऑफ ऑप्शन हैव ऑल राइट विच आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी। तो आपको इनमें से बताना, हालांकि काफी सारी चीजें इसमें से हमने आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके अंदर हमने कर भी लिया। तो आप मुझे इसके अंदर जो है वो बताएंगे कि आपके हिसाब से जो इसका क्या बनता है। तो 100 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिया, और 101वां क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो आपके हिसाब से क्या बनता है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं डालूंगा उसके अंदर मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, और बाकी 100 क्वेश्चन आप अगली वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके जी सर, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं इसको जरूर करके जाना एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।